कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए मैथ की पेडागोजी करेंगे। सिर्फ 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चनों को जो आपके टीचिंग स्किल से आते हैं, टीचिंग मेथड से आते हैं और पेडागोजी फॉर्म में आते हैं। आज हमारी क्लास 4 है, इससे पहले हमने 3 क्लास को कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी हमने क्लास किए हैं सभी के प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप खुद देख सकते हैं। चलिए मैथ की क्लास करेंगे। मैथ की जो नॉमेरिकल क्लास होती है उसको वो भी आपको टाइम टू टाइम डेली मिल रही है। उससे पहले हमने पेडागोजी आपको डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं। निम्न में से किसको गणितीय प्रतिक्रिया नहीं माना जाता है? आकलन, मापन, रचना, मार्गदर्शन। किसको यहाँ पर नहीं माना जाता है? चलिए अपना राइट आंसर बताइए, क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा? सवाल पूछा गया है निम्न में से गणित की प्रतिक्रिया नहीं मानी जाती, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पर सही होंगे क्योंकि नेगेटिव वाले क्वेश्चन है। तो आकलन, मापन, रचना, मार्गदर्शन, ये तीनों माने जाएंगे। आकलन, मापन और मार्गदर्शन। आपको पता है रचना एक नेगेटिव फॉर्म में आता है, नेगेटिव टैग वर्ड आता है तो वो गलत होगा। नेगेटिव टैग वर्ड जो भी आएंगे वो सीधा गलत हो जाएंगे, तो रचना गलत हो जाएगा। तो रचना ही यहाँ पर हम टिक मारेंगे क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछे गए हैं। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है अभिभावकों को छात्रों की प्रति पुष्टि देना, छात्रों की प्रगति रिपोर्ट भरना, प्रश्न पत्र की योजना बनाना, छात्रों की समझ का अंतर जानना। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। नैदानिक उद्देश्य क्या है? गणित में जो नैदानिक उद्देश्य होगा तो यहाँ पर राइट आंसर जो आएगा यहाँ पर छात्रों की समझ में अंतर को जानना, कि छात्र हम जो पढ़ा रहे हैं छात्र उसे ऑब्जर्व करते हैं या नहीं, या फिर कर पा रहे हैं या नहीं, इस बारे में बात करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यह क्वेश्चन हमने पहले भी किया है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सीटेट में कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को रिपीट मोड में रखा गया। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है, याद रखेंगे 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इनमें से ऐसा क्या है जो नहीं कहा गया है? तो 3 कहा गया होगा, यानी 3 सही आंसर होंगे। सूत्र कंठस्थ करना, अधिक अभ्यास करना, शिक्षक केंद्रित देना, उपरोक्त में से सभी। ल या तो क्वेश्चन ही ऐसा है। सूत्र कंठस्थ करवाना ये नहीं कहा गया, अधिक अभ्यास करवाना ये भी नहीं कहा गया, केंद्र शिक्षक केंद्रित करना ये भी नहीं कहा गया, उपरोक्त में से सभी कोई भी सही नहीं है। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ों को कंठस्थ रूप से आप याद करने के लिए एनसीएफ नहीं कहा है, क्योंकि समझने के लिए कहा है, याद करने के लिए नहीं कहा। बार बार अभ्यास करने के लिए भी नहीं कहा गया, एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए और आगे बढ़िए। शिक्षक केंद्रित नहीं कहा गया क्योंकि आज के दौर में बाल केंद्रित शिक्षा का व्यवस्था है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन शिक्षा का व्यवस्था है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर छात्र गणित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो या कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देने चाहिए, निदानात्मक उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए, प्रश्नों के हल याद करने के लिए कहना चाहिए, छात्रों को डांटना चाहिए। देखिए कोई बच्चा अगर नहीं कर रहा है याद तो आपको शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नेगेटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव है तो आपके 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होंगे। क्या गलत होंगे इसके बारे में यहाँ पर जानिए आप। सबसे पहले क्या होगा? अधिक प्रश्न देंगे नहीं, निदानात्मक उपचारात्मक कदम उठाएंगे। क्या होंगे आप यहाँ पर? निदानात्मक और उपचारात्मक कदम उठाएंगे। आप डांटेंगे बिल्कुल भी नहीं, याद नहीं करने के लिए कहेंगे, अधिक प्रश्न देके उसे बोझ नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? बोझ, बच्चों पर बर्डन नहीं देंगे आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गणित की भाषा का अंग नहीं है, यानी एक अंग यहाँ पर नहीं है। 3 ऑप्शन सही, एक गलत। संख्या, सूत्र, संकेत, दिशा। चलिए गणित की भाषा का क्या यहाँ पर जो अंग नहीं है? देखिए अगर हम बात करें संख्या शुरुआत तो गणित की संख्या से ही होती है, सूत्र भी गणित का एक अभिन्न अंग होता है, संकेत ये भी होता है, दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है? पाठ को दोहराने के लिए, अभ्यास प्रश्नों को पूरा कराने में, सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उपरोक्त में से सभी। उपचारात्मक शिक्षण की क्या व्यवस्था है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए, सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगर उपचारात्मक की बात करें तो जो आपके कक्षा में जब आप बच्चे पढ़ रहे होंगे तो वे सीखने की प्रक्रिया में उसे दिक्कत होती होगी, उस दिक्कत को दूर करना ही क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है छात्रों के खेलने पर, छात्रों के अनुशासित करने पर, छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर, परीक्षा केंद्रित शिक्षा पर। क्या होगा यहाँ राइट आंसर? गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। गतिविधि मतलब कोई भी बच्चा इसमें एक्टिव रूप से कार्य होता है, तो एक्टिव रूप से जब कार्य होगा तो वो सक्रिय भागीदारी हो जाएगी, यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और इस तरीके से जो शिक्षा होती है, शिक्षण पर होती है, यानी बच्चे जब खुद एक्टिव होते हैं, वहाँ पर कार्य करते हैं, तो वो याददाश्त की बात नहीं, वो अस्थायी ज्ञान होता है, उसमें जो ज्ञान होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अस्थायी रूप से उसकी ज्ञान होती है, वो उसके ज्ञान लंबे समय तक चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित की कक्षा में महत्व दिया जाना चाहिए गणितीय विषय पर, गणितीय प्रक्रिया पर, गणितीय तर्क पर, उपरोक्त में से सभी। गणित की कक्षा में महत्व दिया जाना चाहिए गणितीय विषयों पर, गणितीय प्रक्रिया पर, गणितीय तर्क पर, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए, इस कथन का दिया था। देखिए, अधिक से अधिक गणित बनाने से, अधिक से अधिक गणित की क्वेश्चन को सॉल्व करने से, अधिक से अधिक गणित की किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि गणितीयकरण यानी गणित की जो संकेत है, भाषा है, उसका जो बनाने की जो पैटर्न है, पैटर्न के बारे में यहाँ पर बात की गई, पैटर्न को समझने की यहाँ पर बात की है। गणित की पैटर्न को समझा जाए, ज़्यादा मोटे मोटे किताबों को, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ों को कहा गया। तो किसने कहा है? वेन हाइल ने कहा, वाइगोस्की ने, डेविड व्हीलर ने, जॉर्ज पोलिया ने। किसने कहा है? डेविड व्हीलर ने कहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जियोजेब्रा का प्रयोग किया जाता है खोजपरक उपागम के लिए, अवलोकन के लिए, व्याख्यान आधारित उपागम के लिए, आकलन के लिए। जियोजेब्रा किसके लिए किया जाता है, ये चीज़ें पूछा है, तो राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर। जियोजेब्रा का प्रयोग किया जाता है खोजपरक उपागम के लिए, अवलोकन के लिए, व्याख्यान आधारित उपागम के लिए, आकलन के लिए। चलिए राइट आंसर इसका देख लेते हैं। देखिए, अवलोकन के लिए जियोजेब्रा की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन। एनसीएफ तो भैया रहेगा, आप चाहे वो हिंदी पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर हिंदी की बात करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, मैथ की पैडागोजी पढ़ेंगे, ईवीएस पढ़ेंगे, ठीक है, ये तीन टॉपिक, और इंग्लिश पढ़ेंगे, ये चार सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे, चाहे अब इंग्लिश की जगह में इंग्लिश रखे हों, दूसरी भाषा आप जो भी रखे हों, उर्दू रखे हों, मैथिली रखे हों, संस्कृत रखे हों, जो भी रखेंगे, एनसीएफ हर में एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा। हाँ, ज़्यादातर देखा गया है कि सीडीपी में भी पूछा जाएगा, सीडीपी में भी पूछा जाता है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ सीडीपी में कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, सीडीपी में नहीं भी पूछा जाता। अगर सीडीपी में नहीं पूछा जाएगा तो ये चार को सब्जेक्ट में से आपको एनसीएफ का एक क्वेश्चन रहना है, यानी चार क्वेश्चन एनसीएफ से आपके बनना तय है। इस बारे में ध्यान रखेंगे, अगर चार क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे तो आपको एनसीएफ वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जो हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर आप नोट्स खरीद लेंगे तो नोट्स में आपको मिल जाएगी।
गणित शिक्षण का उच्चतर उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकास करना है। गणित शिक्षण उत्तरोत्तर उद्देश्य समस्या हल करना, कौशल विकसित करना है। गणित शिक्षण का उच्चतर उद्देश्य मापन दिखाना, उपरोक्त में से सभी। देखिए एनसीएफ कहता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, गणित शिक्षण उच्चतर उद्देश्य समस्या को हल करना, किसको करना, समस्या को हल करना, ये बात याद रखें। कौशल का विकास करना, ये पेडागोजी वाले, पेडागोजी में जो आप पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड देखते हैं उसी के माध्यम से ये चीज़ें भी समझी जा सकती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वर्गमूल की अवधारणा की क्षमता को वृद्धि कराने वाले प्रश्न हैं। 9 वर्गमूल को ज्ञात करना। 64 तीलियों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि जितनी पंक्तियां हो उतनी ही संख्या में प्रत्येक व्यक्ति में तीलियां हो। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 509 को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या आए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2, 4 और 5 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर पूछा वर्गमूल की अवधारणा को समझने के लिए, क्षमता में वृद्धि करने के लिए कौन से प्रश्न पूछने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चार्ट पाई के द्वारा सूत्रों को प्रस्तुत किया जाता है, आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, संकेतों को प्रस्तुत किया जाता है, संख्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। चार्ट पाई चार्ट द्वारा किसको यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन से सामने है, राइट आंसर बताइए। इसको देखें, सूत्र को प्रस्तुत नहीं होगा, संकेत नहीं होगा, संख्या नहीं होगा, आंकड़े जो डेटाबेस होते हैं उसके यहाँ पर बात यहाँ पर की गई है, डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस के यहाँ पर बारे में बात की गई है। गणित की एनसीईआरटी की पुस्तकें आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसा पर, एनसीएम 2005 की अनुशंसा पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अनुशंसा पर, मानव विकास मंत्रालय की अनुशंसा पर। गणित की जो एनसीईआरटी की बुक आती है वो किसकी अवधारणा, समझ लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन इतने दिनों से अगर पढ़ाई करते हैं लंबे समय से, तो ये क्वेश्चनों का वैल्यू, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू आपको करने समझनी होगी कि एनसीईआरटी जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है। बहुत ही इसमें मान लीजिए बहुत मस्त और यानी समझिए बहुत अच्छे क्वेश्चनों के बारे में बात डिस्कस की गई है। सबसे पहले मैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। मानव विकास मंत्रालय, ये इसकी भी बात नहीं होगी। तो बात होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या एनसीएफ 2005। अगर हम बात करें वर्तमान में 1986 की बात तो नहीं होगी। वर्तमान में एनसीएफ 2005 जो करंट है, जो यहाँ पर अभी ये करंट है, जो अभी करंट आपके सामने है एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो होती है एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो उस पर एनसीएफ 2005 पर आधारित है। चलिए, रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपाक्रम नहीं है यानी नेगेटिव क्वेश्चन, मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, साक्षात्कार, पोर्टफोलियो। जो रचनात्मक आकलन होते हैं बच्चों में, जब रचनात्मक आकलन के बारे में हम जानेंगे तो उसके लिए उपयुक्त उपाय यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो आपके सामने ऑप्शंस हैं वो देखिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सत्र परीक्षा मतलब सेशन एग्ज़ाम जो आपके होते हैं, ईयरली एग्ज़ाम्स जो आपके होते हैं पर ईयर, वो आपको ये नहीं है कि सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड देती है। वो ये नहीं कहता कि आप इससे विद्वान बन गए, आप महान बन गए। बस एक डिग्री है, डिग्री वो आप बिना पढ़े भी हासिल कर सकते हैं। मतलब ऐसा कहा जा सकता है ज्ञान हासिल करने की बात होती है। ज्ञान और डिग्री में बहुत फ़र्क होता है। तो रचनात्मक में इसकी ज़रूरत नहीं होती है सत्र एग्ज़ाम में। मौखिक प्रश्न होंगे क्योंकि जो आपसे पूछा जाएंगे ऑब्जेक्टिव बेस में। साक्षात्कार इंटरव्यू में जो मेन चीज़ें होती है वो रचनात्मक होती है, पोर्टफोलियो वो रचनात्मक होती है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितने क्वेश्चन हमने किया अभी, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने 15 क्वेश्चन किया। 15 में से आपको यहाँ पर 12 क्वेश्चन का राइट आंसर देने हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर कर पाए हैं। तो
कंप्लीट नोट्स कम ले लीजिए। टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करती है। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी आपको। 100% सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप बने रहें। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।